जीवन तुम्हारे लिए सदैव नए पथ का आगाज करता रहेगा यदि तुम दृढ़ता पूर्वक अपने लक्ष्य को पूरी निष्ठा के साथ प्राप्त करने का संकल्प लोगी। तुम्हारी शिक्षिका डॉक्टर सोनी पांडे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। और अपने पॉडकास्ट के सीरीज में आज हम लोग जिसका पॉडकास्ट करने आए हैं वो स्पेशली मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। मेरी टीचर जो मुझे क्लास 9th में हिंदी पढ़ाती थी, डॉक्टर सोनी पांडे मैम। डॉक्टर सोनी पांडे मैम को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और आजमगढ़ जनपद के लिए जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, जिन जिन चीजों में उन्होंने अपनी जीत हासिल की है, वो सब बहुत ही काबिले तारीफ है। वो एक उदाहरण की तरह हम सभी के सामने है। आइए आज उनसे मिलते हैं और उनसे समझते हैं कि उनकी ये सारी उनका ये जो सफर है ये कैसे शुरू हुआ, किन किन चीजों से गुजरते हुए वो आज जहाँ पर है वहां कैसे पहुंची हैं। और क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैम एक टीचर है, तो मैम भी एक टीचर है, और हमारा जो एक कोर रहेगा, जो एक बीच का सेंटर रहेगा हमारे इस बातचीत का, वो हमेशा हमारे स्टूडेंट्स ही, हमारे विद्यार्थी ही रहेंगे। तो हम यही कोशिश करेंगे कि जो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बच्चों को किस तरीके से आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। और मैम, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप सबको बताएं, अपना कुछ इंट्रोडक्शन दें और अपने बारे में कुछ सबको बताएं। नमस्कार श्रेया के इस चैनल पर। चूंकि श्रेया मेरी स्टूडेंट है और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे बहुत क्रिएटिव वर्क करते हैं। इसने पहले ही मेरा परिचय दे दिया है और परिचय जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि आज का जो दौर है, अगर किसी के बारे में जानना है और वास्तव में उसने कुछ काम किया है तो गूगल सबके बारे में सब कुछ बता देता है। तो बस इतना ही मेरा हासिल है कि आज मेरी एक स्टूडेंट मेरे साथ मेरी यात्रा पे बातचीत कर रही है। और आज मेरे लिए ये सबसे अच्छा परिचय है कि एक शिष्या अपने शिक्षक के साथ जो है उसकी यात्रा पे बात करेगी। तो मैम, जैसा कि श्रेया ने पहले भी बोल दिया है, तो हमारे आज के पॉडकास्ट का मेन मोटो ये है कि जैसा हम जानते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट को लेकर बच्चे उन्हें नॉलेज अभी नहीं हुई है, वो हिचकते हैं। उन्हें एक तो बहुत कठिन पहले तो लगता है, और दूसरा अगर जिसे रुचि भी होती है तो वो ये सोचता है कि हिंदी इसका क्या स्कोप होगा, इससे कोई करियर है भी कि नहीं। किसी को मैं अगर बता दूंगा ना कि मुझे हिंदी सब्जेक्ट है मेरा फेवरेट, तो वो हमें जज भी कर सकते हैं कि हिंदी तुम्हें फेवरेट है। तो बच्चों के अंदर वो हिचक है। साइंस और मैथ को लेके बच्चों के बहुत सारे करियर ऑप्शन उन्हें पता है, बहुत ज्यादा इसकी डिमांड्स हैं। पेरेंट्स भी उस पर बार बार जो है उस पर जोर देते हैं कि साइंस एंड मैथ्स में बच्चा अच्छा होना चाहिए। पीटीएम में उसके रिजल्ट्स पूछे जाते हैं हिंदी, और ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कभी पेरेंट्स ये बोले कि हिंदी पे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोगों को इतनी नॉलेज नहीं हुई है कि हर सब्जेक्ट के अपने स्कोप है। तो आज हमारे पॉडकास्ट का मेन मोटो यही है कि हम बच्चों को अवगत कराना चाह रहे हैं कि अगर वो हिंदी अपनी मातृभाषा, अपनी इस सब्जेक्ट को चुन रहे हैं, तो वो बहुत ही गौरव से इस सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। वो क्या कहते हैं, एक बता प्रदर्शित कर सकते हैं कि हिंदी बोलने में भी उतना ही गर्व हमें महसूस होता है। साथ साथ में अगर हम हिंदी को एज ए सब्जेक्ट चुन रहे हैं तो हमारा करियर भी बहुत अच्छा है। तो ये हमारा मोटो है। तो बहुत अच्छा सवाल है बेटा तुम्हारा और तुम्हारे सवाल में ही उसका जवाब भी है, क्योंकि आज तुम बात मुझसे किसमें कर रही हो, हिंदी में। हिंदी का एक बहुत बड़ा, अगर उसकी मार्केट वैल्यू भी देखी जाए, किसी भी भाषा की ओर लोग क्यों मुड़ते हैं। इंग्लिश आज ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है क्योंकि उसने संपर्क साधना शुरू किया। हिंदी का दुर्भाग्य ये था कि हमेशा क्षेत्रीयता और राजनीति की शिकार रही। हिंदी एक इतनी खूबसूरत भाषा है जिसने तमाम लोक भाषाओं का सम्मिलन अपने में किया। एक पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री जो है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हिंदी पे टिका हुआ है। पूरा का पूरा आज के दौर में अगर तुम कहो तो तुम देखोगे कि छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, वो यूट्यूब उन लोगों ने चैनल बना रखा है और ऐसे बहुत सारे लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करके। तो हिंदी भाषा की जो महत्ता है वो केवल इस बात से ही सिद्ध होती है कि आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं। और यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हिंदी में कुछ ना कुछ काम कर रहा है। ये तो बहुत छोटी बातें होगी, लेकिन इसके व्यवसायिक महत्व या इसको कैसे हम कैरियर के लिए चुने, हिंदी भाषा का जो एक आयाम है वो बहुत आयामी है। अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि हिंदी की महत्ता कितनी है। दुनिया की शायद, जहां तक मैं सही हूँ, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है हिंदी। हिंदी में डायलॉग राइटिंग,
स्क्रिप्ट राइटिंग, एक पूरा न्यूज चैनल जो है और फिल्म इंडस्ट्री, डायलॉग राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, रिपोर्टिंग, इस सब पे टिका हुआ है। बच्चों में एक स्किल डेवलपमेंट, सबसे पहली बात तो है कि मातृभाषा में अभिव्यक्ति सबसे आसान होती है। भाषा के कंधे पे सबसे बड़ा दारोमदार होता है। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ फेलियर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शुरू से उनके ऊपर हम दबाव बनाते हैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का, जबकि तमाम शिक्षाविद और दार्शनिकों ने ये कहा है कि बच्चे की आरंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा बच्चा बोलने की और समझने की समझ अपने घर से लेकर के आता है। जब वो छोटी क्लासों में आता है, जब नर्सरी, केजी, एलकेजी में आता है, तो भाषा का एक समृद्ध संसार वो लेके आता है। अब उस भाषा के माध्यम से वो अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित करता है। तो सबसे पहले वहीं हम बच्चे के सीखने की जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया को वहीं बाधित कर देते हैं। हम फिर से नए सिरे से उसको एक भाषा सिखाने लगते हैं, जिसके कारण जो है बच्चा, बहुत सारे बच्चे पिछड़ जाते हैं। घर में पेरेंट्स का दबाव होता है। तो एक जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है बच्चों पे, बच्चे के जो उसकी मन स्थिति है, जो उसका मस्तिष्क है, उसके ऊपर एक दबाव, एक प्रेशर वहीं से बनना शुरू हो जाता है। आज से बहुत सालों पहले, आजादी के पहले, मुझे याद है कि हम लोगों ने कुछ 6th क्लास से इंग्लिश पढ़ा। हमारे टाइम में 6th से इंग्लिश होता था, बिल्कुल। तो ये समझने की जरूरत है कि अगर बच्चे को बहुत कायदे से आप पढ़ाना चाहते हैं तो हिंदी माध्यम से आरंभिक शिक्षा उसकी होनी चाहिए, प्राथमिक एजुकेशन। अंग्रेजी पढ़ के वो क्या, मतलब कौन सा तुमगा हासिल कर लेगा? कभी बच्चे तो ना यही लैंग्वेज अच्छी तरीके से सीख अब वो कहीं के नहीं रहे, ना घर के रह पाते हैं, ना घाट के रह पाते हैं। हाँ। इसलिए बेहतर है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके माध्यम को मजबूती से समझें और हिंदी माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि जो उसकी लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की जो प्रक्रिया है, सबसे मजबूत होती है अपनी मातृभाषा में। तो ये तो सबसे मजबूत बातचीत है। और दूसरा, उसके व्यवसायिक महत्व के बारे में मैंने तुम्हें बताया ही कि इसके आप रिपोर्टिंग, तमाम न्यूज, ये आपके जो समाचार पत्र हैं, न्यूज चैनल्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री में डायलॉग राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, इसके अलावा भी आप बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं। बिल्कुल। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वेबसाइटें और अपने यूट्यूब चैनल्स और तमाम चीजें बना करके जो है इससे जो है बहुत अच्छा घर बैठे अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो ये चीजें बच्चों को समझाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे बीच ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, जो 4 क्लास है, जो 4 कौशल हैं भाषा के, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इन चारों कौशलों में बहुत दक्ष होते हैं। तो उन बच्चों को समझाना और फिर उन बच्चों को उस तरफ मोड़ना एक सकारात्मक पहलू हो सकता है उनको अपना कैरियर चुनने के लिए। जी बिल्कुल मैम, ये इसीलिए ये जो सवाल था, ये हम लोगों का एक बहुत कंसर्न था इस पॉडकास्ट में कि बच्चे हिंदी पढ़ते तो हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि हिंदी हमें सिर्फ क्लास 12 तक पढ़नी है, या उसके बाद हम जो एक करियर को चूज करना, कि किसी सब्जेक्ट को एक एज अ करियर चूज करें, वो मैथ्स के पीछे भागते हैं या साइंस के पीछे भागते हैं। लेकिन हिंदी, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो करियर की तरह इसको देखते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसके साथ मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आपका ये हिंदी का सफर कैसे शुरू हुआ? आपको कैसे इंटरेस्ट आया कि आप हिंदी को लेके आगे बढ़ेंगे? जैसे बेटा, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो जब एक व्यक्ति का निर्माण होता है तो उसकी अपनी एक विकास यात्रा होती है। आरंभ में मैं लेखक नहीं बनना चाहती थी, ये मेरी पहली चॉइस नहीं थी, ये मेरा पहला पसंद नहीं था। मैं क्लासिकल डांसर, मैं शास्त्रीय नृत्यांगना बनना चाहती थी। तो मैंने कथक डांस डिप्लोमा कोर्स मैंने किया, लेकिन हम जिस कस्बाई समाज से आते हैं वहां नृत्य करने को बहुत अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो वो जो मेरा सपना था वहीं खत्म हो गया। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। तो हमारे शहर में, मऊनाथ भंजन में, हमारे शहर में जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहां पे साइंस नहीं था, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि हम साइंस ग्रुप में जा सकें। तो थक हार के मुझे आर्ट्स ग्रुप में जाना पड़ा। फिर आर्ट्स ग्रुप के बाद जिन सब्जेक्ट्स को लेकर के मैं ग्रेजुएशन करना चाहती थी, फिलोसफी वगैरह जैसे सब्जेक्ट है, मेरा मन बहुत था फिलोसफी पढ़ने का। मुझे फिलोसफी बहुत अट्रैक्ट करती थी, बहुत आकर्षित करती थी मुझे जो है दर्शन की भाषा। लेकिन मेरा चयन गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुआ। फिर एक बार मेरी यात्रा रुकी, शायद मैं फिलोसफर बन जाती। तो उसके बाद जो है मैंने
थक हार करके अपने शहर के डीसीएस के पीजी कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर अपने मन से मैंने साइको, ज्योग्राफी और हिंदी लैंग्वेज चुना। फिर ग्रेजुएशन हिंदी से जो मेरा एक प्रेम, एक लगाव, जुड़ाव, वो मेरी 2 हिंदी की टीचरें थी, अच्छा। माधुरी खन्ना मैम और आशा श्रीवास्तव मैम। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन शिक्षिकाएं थी, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत कायदे से गढ़ा। ये जो एक अच्छे शिक्षक का गुण मैंने लिया, शायद उनसे ही लिया। उन लोगों के पास बहुत ढेर सारा साहित्य होता था, बहुत अच्छी-अच्छी कविताएं और अच्छी पत्रिकाएं होती थी। तो सबसे पहले मैं कहूँ कि अगर लिखना पढ़ना जो था वो हमारे यहाँ ये देखा जाता था कि लोग बिगड़ जाएंगे, लड़कियां कविता लिखने लगी तो बिगड़ जाएंगी। तो ये जो बिगाड़ा मुझे इन साहित्यिक किताबों ने, हंस जैसी पत्रिकाओं ने बिगाड़ा। और मैंने स्कूल के दिनों में ही निर्मल वर्मा को पढ़ा, मैंने जो है मन्नू भंडारी को पढ़ा, 14 खंबे लाल दीवाने जैसे उपन्यास पढ़ा, मैंने धर्मवीर भारती को गुनाहों का देवता पढ़ा, गोदान पढ़ा, प्रेमचंद का तो बहुत सारा साहित्य मैंने पढ़ा था स्कूल के दिनों में ही। तो फिर मुझे लगा कि मेरे पास कोई ऐसा संसार नहीं है कि जहां मैं अपने ढंग से प्रवेश कर सकूं। तो फिर मैंने हिंदी की यात्रा शुरू की और एक प्रकृति प्रदत्त गुण था कुछ कुछ लिखने का, तो स्कूल में भी लिखती थी, कॉलेज में भी लिखती थी। मैंने एमए किया, एमए के बाद शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर एक बार ब्रेक लगा। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग हैं। फिर उन्होंने जो है, मैंने उनसे कहा कि मैं आगे फिर पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ। तो 98 में शादी हुई, 6 साल का गैपिंग रहा एजुकेशन के बीच में। फिर मैंने 2004 से फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की, रिसर्च में एडमिशन लिया, बीएड किया, पढ़ाना शुरू किया। तो इस तरह से मेरी यात्राएं चली। लेकिन मैंने एक चीज सीखा इस यात्रा में कि हारना, मतलब प्रकृति कभी भी सारे रास्ते एक साथ बंद नहीं करती है, एक बंद करती है तो दूसरा खोल देती है। तो हमें देखना चाहिए, प्रकृति शायद मुझे इधर ही लाना चाहती थी, वही है, मुझे लेखन की तरफ ही लाना चाहती थी, तो आपकी घूम फिर यात्रा करके से मैं यहाँ ही ये पता चलता है कि एक बार ब्रेक लगे या कुछ चीज रुकती है तो वहीं पे हार मान के बैठना नहीं बैठना चाहिए। चाहिए। कुछ ना कुछ आपके पास हमेशा रास्ते होते हैं। आपने 6 साल का गैप लिया और उसके बाद कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि इतना बड़ा गैप हो गया, अब कुछ नहीं हो अब सकता, कुछ नहीं मगर हो सकता। आपने उस गैप को एक तरह से फिल कर दिया। अब वो 6 साल का गैप भी नहीं पता चल रहा होगा कि अब। मैम, आप क्या बता सकते हैं कि अभी क्या आप मतलब इस वक्त क्या वर्क? बेटा अभी तो पूरा इस समय मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की हिंदी की किताबों को कोऑर्डिनेट कर रही हूँ और 1 to 8 की बुक्स मैंने तैयार की। ये भी एक तरीके का पोस्ट है। हाँ, ये भी एक पोस्ट है, क्या कोऑर्डिनेशन है उन किताबों को। एक प्रोजेक्ट था जिसके तहत मैं इस पे काम कर रही हूँ और 1 to 8 की किताबें बन चुकी हुई और वो मार्केट में भी आ गई हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करने के लिए मैंने उसमें कैसे काम किया है। तो यदि अभी मेरे पास नहीं तो मैं आपको दिखाती। भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबों में मैंने विशेष तौर पे इस पे काम किया है कि बच्चे उसके व्यवसायिक कौशल को भी समझ सकें। जी मैम, और आपकी बातों से अभी यही चीज समझ में आ रही है कि नियति हमें जहाँ ले जाना चाहती है वहां हमें उसके पीछे चलना चाहिए एक तरीके से, क्योंकि अगर आपकी नियति आपको इन सारी परिस्थितियों के साथ अगर इस जगह पे लेकर नहीं आती तो हमें शायद इतनी अच्छी अच्छी, आपकी मुंहपाश मुझे बहुत पसंद है, आपकी भी सुनो कबीर जो बुक आई है और ये बलमा जी का स्टूडियो, ये सारी किताबें हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी कहानियां, उपन्यास हमें देखने को सुनने को नहीं मिलते। तो मैम, आपकी इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, मुझे अपने किसी किताब के बारे में बताइए जो आपके दिल के बहुत करीब है। बेटा रचनाएं जो होती हैं हर लेखक की अपने शिशु की तरह होती हैं। तो जैसे माएं अपने बच्चे का अच्छा बुरा सब अपने ऊपर जब्त करती हैं, वैसे लेखक भी। और लेखक अगर ये कहने लगे कि हमारी ये रचना बहुत, मेरी सारी रचनाएं दिल के करीब हैं, तभी मैं लिख पाती हूँ। मैंने जो कुछ भी लिखा वो बहुत दिल से लिखा, बहुत मन से लिखा, बहुत डूब के लिखा है। और अभी मैं डॉक्टर निखिलेश को दिखा रही थी माइग्रेन की प्रॉब्लम, पूछा किस चीज का स्ट्रेस लेती हैं। मैंने कहा मेरा कोई स्ट्रेस नहीं है मेरी लाइफ का, मेरे जो पात्र हैं जब वो स्ट्रेस में जाते हैं तो मैं भी स्ट्रेस में चली जाती हूँ। तो वो जो परकाया प्रवेश होता है अपने पात्रों के साथ, इतना इन्वॉल्व हो जाना पात्रों के साथ कि उनको जीवंत बनाया जाए, ये लगातार एक कोशिश है, एक यात्रा है। तो लेखक का काम दरअसल बहुत पीड़ादायक होता है। आप लेखक बनना इतना, मुझे लगता था बड़ा आसान है कविता कहानी लिखना, कभी आप लोग की उम्र में नहीं होंगे तो, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये एक पीड़ा की यात्रा है, एक यातना भरा ये स्वप्न है जिसे हम साकार करते हैं। किसी भी चरित्र के जीवन में घुस करके
उसको गढ़ना और उसकी सारी समस्याओं, उसकी उलझनों को दर्ज करना एक मुश्किल काम है। अ, जो कर रहे हैं, पता नहीं कितना सफल है, वो तो समय बताएगा। मैम आप बिल्कुल सफल हैं, क्योंकि सिर्फ आपने जैसे कहा कि लिखना आसान नहीं है, पात्रों के साथ जुड़ना पड़ता है, वो पात्र पीड़ा देते हैं। तो आप खुद उन पात्रों के साथ कनेक्ट नहीं होती हैं, बल्कि जो आपकी किताबों को पढ़ता है ना, आप उससे भी कनेक्ट कराती है। क्योंकि इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी मोहपाश का पहला चैप्टर भात, मुझे लगता है मैंने जितनी बार पढ़ा है मैं उतनी बार रोई हूँ। और मुझे भी श्रेया ने उसके बारे में बताया था, तब मैं उसको पढ़ी थी, उसके पहले मुझे नहीं पता था। पर ये सच में इतना ज्यादा तारीफ किया कि ऐसा क्या है, और सच में जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी वो इमोशंस कनेक्ट हुआ। और मुझे यही लगता है कि शायद जब वो हिंदी लैंग्वेज में, जो हमारी लैंग्वेज है ना, जब हम उसके साथ कनेक्शन, मुझे ऐसा लगता है वो इमोशंस ही अलग हो जाते हैं। कि इसीलिए शायद हिंदी लैंग्वेज का ही ये अपना एक, वो कहते हैं खूबसूरती कह सकते हैं वो, कि वो अलग ही टच करती है कि हाँ ये वो है। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा, जैसे क्योंकि हमारी जो सबसे ज्यादा जो हमारे यूथ इस समय चल रहे हैं, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा यूथ से भरी हुई है, तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगी कि किस तरीके से वो हिंदी के पीछे और जा सकते हैं, वो कैसे आकर्षित हो सकते हैं हिंदी के प्रति, क्योंकि जैसा आप देख रही हैं, जैसा दौर है। बेटा मैंने तुम्हें रोक रही हूँ, मैंने पहले ही बता दिया कि आज हम एक साथ बैठे हैं बात करने के लिए हिंदी में। हिंदी संवाद की सबसे सशक्त भाषा है। पूरा भारतीय जनमानस हिंदी को जानता है, हिंदी को समझता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में अपनी एक खास मुकाम रखती है। पूरा मीडिया इसी में, यूट्यूब, रील्स आज देख रहे हो। तो ये प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है कि हिंदी कितनी महत्वपूर्ण भाषा है। ये प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी प्रूफ है, बस इसको समझने की जरूरत है। दरअसल एक विशेष प्रक्रिया के तहत अंग्रेजी को हमारे देश की जो मन मस्तिष्क है उसमें आरोपित किया गया। उसको एक जो है क्या कहा जाए, स्टेटस सिंबल बना दिया गया। मतलब बहुत सारे लोग तो गर्व, और अगर उसका बच्चा, मुझे बहुत हंसी आती है जब लड़कियां कहती हैं बेटा नोजी वॉश करो। तो एक वो भी कॉम है कि जो सिर्फ 2-4 इंग्लिश के शब्द बोल करके अपने आप को बच्चा वो कल्चर्ड वॉश करने में वो उसे अगर ये पूछा जाए कि नाक कहाँ है, तो वो नहीं बता पाएगा कि नाक कहाँ है, क्योंकि उसे वो नोज ही पता है। बिल्कुल। मैं महानगरों में देख रही हूँ, वहां तो घरों में भी जो यूथ है अपने बच्चों के साथ बिल्कुल हिंदी बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको तैयार करना है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख करके विदेशों की ओर जाएं। बाजार और पूंजी ने जो है सबको, उसके पीछे के दुष्प्रभावों को कोई नहीं देख रहा है। बल्कि गौरव होके बोलते हैं कि अरे मेरा बेटा सिर्फ या मेरी इंग्लिश में बात करते हैं, वो समझते हैं सिर्फ इंग्लिश। मतलब एक अंग्रेज जब हमारे देश में आता है और टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है तो हम क्यूट फॉरेनर कहते हैं। लेकिन अगर एक भारतीय जो सामान्य व्यक्ति है टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है तो हम उसको बहुत हेय दृष्टि से, उसको गंवार समझते हैं। तो एक जो है सुपीरियरिटी फीलिंग की जो भाषा अंग्रेजी को बना दी गई है, ठीक है उसका ग्लोबल महत्व है, लेकिन जरा सोचना आप लोग भी कभी कि अंग्रेजी ने क्या दिया। वर्ल्ड लैंग्वेज है, आपने अपने बच्चे को पढ़ाया, बच्चा विदेश गया, फिर माता पिता के हिस्से क्या आया? वो सारी अपॉर्चुनिटी हमारे देश में भी है। हम अपने देश को समृद्ध कर सकते हैं अपनी भाषाओं का प्रयोग, केवल हिंदी ही नहीं, भारतीय भाषाओं का प्रयोग करके हम अपने देश को समृद्ध कर सकते हैं। तो जो किताबें मेरे कोऑर्डिनेशन में बनी है, एक बार बेटा तुम लोग उसको मंगा करके जरूर देखना जी। क्या मैम, क्योंकि मैंने उसमें मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा अक्षरा और स्वरा 1 to 8 की बुक्स आई हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की। अक्षरा और स्वरा, अक्षरा 1 to 5 की है, स्वरा 6 to 8 की। उसमें मैंने भारतीय भाषाओं पे भी काम किया है। भारतीय भाषाओं का जो साहित्य है उसको लिया है। हर चैप्टर से मैंने 2 वर्ड उठाए हैं और 2 शब्द उठाए हैं। उन 2 शब्दों को मैंने अन्य भारतीय भाषाओं में क्या कहते हैं, जो संविधान की 22 भाषाएं हैं, उस पूरी किताब में हम चल रहे हैं। 1 to 8 तक आते आते लगभग 150 शब्द बच्चा सीख जाएगा 22 भाषाओं के। और इस तरह से वो बच्चा अपने देश की कम से कम 3-4 भाषाओं से तो कनेक्शन बना ही लेगा। बिल्कुल। तो इस तरह की है, एक नया प्रयोग है और मुझे उम्मीद है कि उपयोगी होगी लोगों के लिए। जरूर। यस जी मैम। मैम आप जैसे कि आपकी जो आपने भी बताया अक्षरा और स्वराज जो ये बुक आई है, तो ये क्या हमारे सीबीएसई कैरिकुलम में भी ये ऐड हो सकती है? बेटा ये स्वतंत्र बोर्ड है, एक भारत सरकार द्वारा गठित है
और ये अपना अलग करिकुलम बना रहा है, अपना पाठ्यक्रम अलग बना रहा है। सलब उसमें एनईपी और एनसीएफ की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो भी दिशा निर्देश उसके हैं उसको अपनी किताबों में जो है समाहित करते हुए उसने अपना नया पाठ्यक्रम बनाया है। ये इंडिपेंडेंट बोर्ड है सीबीएसई के पैरेलल, और अभी अपनी कोशिश कर रहा है कि इनकी किताबें लोग पढ़ें, और निसंदेह इसकी किताबें जो भी पढ़ेगा वो लाभान्वित होगा। जी, तो कुछ कुछ ऐसे तरीके भी मैम बताइए, जैसे हम स्कूल में हैं और एक ग्राउंड लेवल पे बच्चों को किस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं कि बिल्कुल। वो हिंदी के तरफ और आगे बढ़े। देखो, हिंदी की तरफ बढ़ने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि बच्चा अपने अंदर जो एक अभिव्यक्ति कौशल है उसको कैसे विकसित करे। तो टीचर्स इस पे, जो शिक्षक हमारे हैं उस पे विशेष काम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ने अगर अभिव्यक्ति की क्षमता सीख ली, जैसे मान लो हमने आम दिखाया, एक आम दिखाया और बच्चे में अभिव्यक्ति का कौशल आ गया, तो हर बच्चा आम को अपनी अपनी दृष्टि से लिखेगा। कोई खट्टा बताएगा, कोई मीठा बताएगा, कोई पीला बताएगा, कोई छोटा बताएगा, कोई बड़ा बताएगा। तो इस तरह वो सारे बच्चे अपनी अपनी भाषा में अपनी जो समझ है, उनकी जो समझ है उसको व्यक्त करना सीख जाएगा। तो मैं तो कहती हूँ केवल हिंदी ही नहीं, बच्चे की जो टंग लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है, जो उसकी बोलियां हैं, चाहे वो भोजपुरी हो या जो भी हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें बच्चे को बोलने की, बच्चे को तर्क करने की, बोलने की, चिंतन की जो है, कल्पनाशीलता की, कैसे वो अपनी समझ बढ़ा सकता है, उस पे काम करने की जरूरत है। और उसके लिए मैं वही बता रही हूँ कि स्कूलों को विशेष तौर पे हर स्कूल को दीवार पत्रिका और बालक बार पे काम करना चाहिए। ये क्या है? दीवार पत्रिका बेटा चार्ट पेपर्स को जोड़ करके हम कुछ नाम देते हैं और उसमें बच्चे को कोई टॉपिक देते हैं, या तो जैसे आप लोग स्कूल में बनाते हैं ना हाउस अपने, उसके 4 हाउस हैं, तो आप 4 थीम है, एक कंपटीशन करा लीजिए कि ये सारे अपनी हर क्लास से जो है एक एक, मतलब 1 to 5 ग्रुप एक बनाएगा, 6 to 8 ये, और हर बच्चे को उसमें एक जो बच्चा बहुत समझदार हो उसको संपादक बना दीजिए, कुछ को रिपोर्टर बना दीजिए, जितनी विधाएं हैं उनको क्रमवार, स्तरवार बच्चे के व्यय को देखते हुए कि किस आयु व्यय का बच्चा वो है, और उसमें छोटा बच्चा कविता कहानी लिखेगा, बड़ा बच्चा जो है रिपोर्टाज लिख सकता है, साक्षात्कार लिख सकता है, संस्मरण लिख सकता है। तो उनको प्रोजेक्ट दीजिए, नदियों पे प्रोजेक्ट दीजिए कि नदियों पे कविता लिखो, कहानी लिखो, संस्मरण लिखो। एक बच्चे जो हैं नदियों की आपस में वार्ता करे कि तुम मान लो तुम 5 बच्चे क्लास में, तुम पांचों नदी हो, तो तुम अपने बारे में बताओ कि तुम नदी हो, तुम क्या महसूस करते हो। तो पर्यावरण के जो इन्वायरमेंटल एक प्रॉब्लम सामने आई है, एक पर्यावरण का असंतुलन जो आया है, बच्चे कई तरह से तैयार होंगे उसमें। तो हम इस तरह से जब बच्चे को एक मंच देते हैं अपनी अभिव्यक्ति का, तो बच्चे न केवल समाज से जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, अपनी सामाजिक समस्याओं से जुड़ते हैं, और वो धीरे धीरे एक स्किल डेवलप करते हैं अभिव्यक्ति की। तो जब बच्चा बोलना सीख लेगा तो वो लिखेगा भी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए बच्चों को अभिव्यक्ति। मतलब मैम कहने का मतलब ये है कि हमें एक वातावरण बनाना चाहिए हिंदी के प्रति, हाँ। कि अगर बच्चा हिंदी बोल रहा है तो उससे ये लगे कि मैंने बहुत अच्छी चीज बोली है, वो कॉन्फिडेंस उसे आना चाहिए कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो ये एक एटमॉस्फेयर यहाँ है जो हिंदी को एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर मैं बोल रहा हूँ तो बहुत अच्छी चीज बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उसने हिंदी बोला, कभी कभी डांट के अरे नहीं हिंदी में नहीं, इसे इंग्लिश में। जैसे आप लोग एक काम कर सकते हो, एक कोना, हिंदी का कोना, हाँ, या आपका कोना, कि हर बच्चा कुछ लिख के ले आता है, कुछ चित्र बना के ले आता है, वो लेके पिन कर दे वहां। और जो असेसमेंट होता है हमारा 20 नंबर वाला, अब आप उसमें देखिए कि लगातार कौन सा बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा लिख के यहाँ लगा रहा है, तो वो बच्चा तो ए ग्रेड में जाएगा ना, जो लगातार उस पर कुछ ना कुछ काम कर रहा है, और फिर वहीं से क्लियर हो जाएगा टीचर के सामने, पेरेंट्स के सामने, कि ये बच्चा किधर मूव करेगा। अगर वो विज्ञान से संबंधित ज्यादा चीजें लिखता है तो उसकी वैज्ञानिक का भी रुचि है, अगर वो गणित से संबंधित लिखता है तो उसकी गणित में रुचि है, अगर वो लिटरेचर में काम कर रहा है तो लिटरेचर में रुचि है, आर्ट में। तो वो कोना जो होता है ना, जो बच्चों का कोना, या आपका कोना, या आपका पन्ना, एक कॉर्नर बना दीजिए, एक नोटिस बोर्ड लगाइए और बच्चे से कहिए हर क्लास में एक नोटिस घुमा दीजिए कि आप लोग फ्राइडे के दिन या सैटरडे के दिन जो है, शनिवार शुक्रवार के दिन, आप वहां पे ले आकर के अपने मन से कुछ भी लिख करके, कुछ भी बना करके लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो इतने छोटे से मोमेंट में, इतने छोटे से समय में हम आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो हम शिक्षक अपने बच्चों के साथ करके उन्हें बहुत ज्यादा रचनात्मक बना सकते हैं।
हाँ, और इन सब का मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि हम एक एनवायरनमेंट प्रदान करें बिल्कुल कि पर हिंदी जब तक का आप जब environment तक प्रदान जब करें। तक आप एक वातावरण सृजित नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। जब तक बहुत सकारात्मक रुख नहीं अपनाएंगे, हाँ, किसी भी भारतीय भाषा का विकास संभव नहीं। और ये मुझे लगता है कि सिर्फ मैम एक सिर्फ किसी एक जगह अगर हम चाहें कि बच्चे को स्कूल में ये वातावरण दे दें तो वही जरूरी नहीं है। बच्चे को हर जगह ये वातावरण मिलना चाहिए कि अगर वो अपनी मातृभाषा में बोल रहा है या अपनी मातृभाषा की तरफ वो रुचि ले रहा है तो उसको उस चीज के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, उसको अब जैसे दबाना नहीं। हिंदी का टीचर क्लास में जा रहा है, जैसे ही वो हम्म। कक्षा में जाता है, तो आप जाते ही गुड मॉर्निंग, आप भी सुप्रभात कहिए, बच्चा भी हाँ। सुप्रभात कहे। मेरा ये कहना है कि जैसे अगर हम सिर्फ एज अ टीचर हम स्कूल में तो ये सारी चीजें करा सकते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि गार्जियंस खुद ये चीज नहीं चाहते हैं कि बच्चा उनका पूरा हिंदी में बात करे, क्योंकि उनका कहना होता है कि हम अपने बच्चे को सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उसे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करनी है। दरअसल बेटा यही तो जरूरत है, हमें अपने गार्जियंस को, अपने अभिभावकों को भी समझाना है। जैसे मैंने आप लोग को समझाया, तो आप ये जो रिकॉर्ड कर रहे हो हाँ, हाँ, उन तक भेजो, उन्हें समझ में आएगा कि हिंदी कितनी महत्वपूर्ण भाषा है। मैं मैम कभी-कभी पीटे में उनसे बोलती हूँ कि आप मैथ साइंस के तो रिजल्ट उनको पूछते हैं, देखो, उनसे हिंदी के भी पूछिए। केवल बच्चे को तैयार करने से कुछ नहीं होगा, हाँ। हमें अभिभावकों के तो साथ भी समय समय पे बातचीत करनी होगी। और अगर मान लो तुम्हारी 30 की क्लास है बच्चे की, और उसमें 5 बच्चे जो हैं साहित्य में रुचि रखते हैं, तो उन 5 बच्चों पर तुमको सबसे ज्यादा काम करना होगा, बिल्कुल। क्योंकि उनको अपने घर में वातावरण नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी गार्जियन नहीं चाहता है, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता, कोई अभिभावक नहीं चाहता है कि उसका बच्चा शायर, कवि और लेखक बने। बिल्कुल मैम। हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन कोई अपने बच्चे को लेखक नहीं बनाना चाहता। और यही भ्रांति हमें दूर करनी है मैम। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इस चीज पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि इस चीज में भी ऐसे स्कोप्स हैं। अगर बच्चा बिल्कुल है। कवि बन रहा है या लेखक बन रहा है। अच्छा ये बताओ, जावेद अख्तर हैं, हाँ। कैफी आजमी हमारे हाँ। शहर के हैं, ऐसे बहुत सारे कवि हैं, तुम उनको तो छोड़ो, एक छोटे छोटे शायर और कवि जो हैं आजकल यूट्यूब पे देखो, ऊट पटांग कविताएं कह सुना करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसे में जो है कुछ बताने की जरूरत है क्या? अगर आपका बच्चा कहीं से कमजोर है तो कहीं बहुत मजबूत है, ये समझने की जरूरत है। तो अभिभावकों के मन से भी ये डर निकालना है हमें। हाँ। कि अगर आपका बच्चा लिख पढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करिए, उसको पूरा समर्थन दीजिए, उसको पूरा वातावरण दीजिए। क्योंकि कई बार जो होता है कि हम अपने बच्चों की प्रतिभाओं की हत्याएं खुद ही कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी बार ऐसा होता है। हमारी भारतीय समाज में सबसे ज्यादा ऐसा होता है, क्योंकि सभी लोग अपने बच्चे को आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और बच्चे की अभिरुचि एक बड़ा ही दुखद पक्ष है हमारे समाज का, कि हमारे भारतीय समाज में लेखक, चित्रकार, संगीतकार, कलाकारों की बड़ी उपेक्षा है। आप रशिया में जाएंगे या और भी जो कला और साहित्य प्रेमी देश हैं, वहां बड़ी ही सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन हमारे देश में जो है ये एक अजीब विडंबना है कि यहाँ पे जो है लेखकों, कलाकारों और संस्कृति कर्मियों को बहुत ही उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि हर गार्जियन अपने बच्चे को इस चीज में नहीं डालना चाह रहा है कि वो चाहते हैं कि जैसे उनका हर बच्चा, अभी आपने जैसे बोला कि हर गार्जियन अपने बच्चे को आईएएस पीसीएस ही बनाना चाहता है, तो जो सुविधाएं एक आईएएस पीसीएस को मिलती हैं, अगर वही सुविधाएं एक लेखक को भी मिलने लगे, एक कवि को भी मिलने लगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज में थोड़ी और इस चीज में अगर सुविधा थोड़ी कम भी हो, बट अगर वो सम्मान भी उतना मिलना लगे ना कि हाँ ये अगर वो लिखे अपने बायो में कि कहीं कि यस आई एम अ राइटर, और वो सम्मान भी मिलने लगे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें चेंज होने लगेंगी। बट ये हमारी सोसाइटी का वही आप वो बात बोल रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति हम लोग हिंदी में करते हैं, सब कुछ हिंदी में हो रहा है। अभिभावक जो गार्डियन है वो भी हिंदी में ही बात कर रहा है, बट फिर भी उन्हें चाहिए कि उनका जो बच्चा हो वो इंग्लिश में। तो हमारा देश आजाद हुआ ना, 1947 में देश आजाद हुआ, मस्तिष्क आजाद नहीं हुआ, मस्तिष्क आजाद नहीं हुआ है। जब तक हम भाषा की गुलामी से मुक्त नहीं होंगे, देश पूर्ण स्वतंत्र नहीं होगा। इसको भी समझने की जरूरत है। और मैम ये पॉडकास्ट करने का आइडिया ही मुझे एक बच्चे के क्वेश्चन से ये आया था कि उसने ये बोला था कि मैम मुझे हिंदी में इंटरेस्ट तो है, पर मैम इसका स्कोप क्या है, और मैं क्या ये बोल सकती हूँ मुझे हिंदी में इंटरेस्ट है और हिंदी में बोलती हूँ तो सब ऐसे बोलते हैं कि ये चिढ़ाते या ऐसा कुछ। तो फिर मुझे हम लोगों को ये आइडिया आया कि क्यों ना इस पे बात की जाए कि हिंदी को नॉर्मलाइज किया जाए कि हिंदी भाषा है और गौरवशाली भाषा है ये हमारी, कि हम इसमें गौरव
अपना गर्व देख सकते हैं कि हम इसमें अच्छे से अपनी चीजों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो मैम लास्ट में हाँ, एक और मेरा सवाल, किसी आपकी जो जितनी भी जो भी हम लोगों ने कहानियां पढ़ी हैं, आपकी जो कविताएं हैं, जो उपन्यास है आपके, कोई एक ऐसे पात्र के बारे में बताइए जो आपको बहुत पसंद हो या जो जिससे आप बहुत रिलेट करती हो। बेटा ये सवाल मैंने वही तुमसे पहले ही बताया कि रचनाकार को अपनी सारी रचनाएं बहुत प्रिय होती हैं, लेकिन एक सच मैं तुम लोगों से आज शेयर करूंगी कि अपनी कहानियां लिखने के बाद जब छप जाती मैं दोबारा नहीं पढ़ती। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत कुछ छूट जाने की पीड़ा उत्पन्न हो जाती है कि लेखक अपनी बहुत सारी बातें अपनी एक रचना में नहीं कह पाता है, इसलिए वो निरंतर कुछ ना कुछ लिखता पढ़ता रहता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि मुझे सबसे ज्यादा अपने समय, अपने समाज और जो मैंने देखा उन सबको मैं दर्ज करती हूँ। किसी एक बहुत ही तुम लोगों को जान करके बहुत आश्चर्य भी होगा कि मेरी जितनी कहानियां आरंभ में छपी सब में लोग स्त्रियों की आत्मकथा तलाशने लगते हैं। भाई लेखक तो कहीं एक ही जगह होगा ना। तो स्त्रियों के लेखन का एक क्या कहूँ, एक अजीब विडंबना है कि स्त्रियों के लेखन में लोग उनकी आत्मकथाएं तलाशने लगते हैं। तो किसी भी कहानी में मैं अभी तक दर्ज नहीं हूँ। इतना आसान नहीं है कि आप मुझ तक पहुंच जाए, वो एक लंबी यात्रा है। लेखक जब तक खुद को नहीं खोलता है, खोलना आसान। कुछ हो सकता है अंश मेरे जीवन का, कुछ मेरी पीड़ा हो सकती है जो मैं अपने पात्रों के माध्यम से दर्ज कर रही हूँ, लेकिन मुकम्मल अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ लिखना है। तो आत्मकथा लिखने का सोचा है आपने? अभी बहुत मन नहीं बनाया, लेकिन लिखूंगी जरूर। जी, हमें इंतजार रहेगा। और मैम श्रेया ने ये तो पूछ लिया कि मतलब कौन सा पात्र आपसे बहुत ज्यादा कोरिलेट किया। वो मैं पूछना चाहूंगी, ऐसा कौन सा पात्र था जो सबसे कठिन लगा आपको, या कौन सा ऐसा पात्र था जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया आपको कि इसे कैसे समझू? हाँ, जैसा आपने जिसने कहा आपको कि पीड़ा दी। ये पीड़ा हो जाती है और मैं उसे समझने लगती हूँ, तो किस पात्र को समझने में मुश्किल हो गई कि ये ऐसे कैसे इसे आगे लेकर जाऊं? बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो अभी फोल्डर में पड़ी हुई हैं, जो कंप्लीट उलझी हैं, जो कंप्लीट नहीं हो पाई, और वो पात्र इतने कठिन हैं, वो पात्र इतने मैं क्या कहूँ कि इतने अनसुलझे हैं कि उनको सुलझाने में अभी मैं लगी हूँ। कुछ कहानियां तो 8-8 सालों से फोल्डर में पड़ी हुई हैं। तो ऐसे बहुत से पात्र होते हैं जो खुलते नहीं है जल्दी, जो बहुत जटिल होते हैं। तो मतलब जिसे आपने सुलझा लिया वो किताबें हाँ, वो किताबों में और अभी जो नहीं सुलझ जाते सुलझे हैं, तो हाँ, अभी चल जो रहे सुलझ जाते हैं वो किताबों में आ जाते और हैं। शायद वो भी जैसे जैसे सुलझते सुलझते जाएंगे जाएंगे, हमारे सामने आते आते जाएंगे। जाएंगे। जी, तो मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये पॉडकास्ट Thank खत्म you. करने से पहले जब मैं क्लास 9th में थी और जब मैम मुझे हिंदी पढ़ाती थी, तो जिस दिन मैम का स्कूल में मैम लास्ट क्लास हम लोगों की ले रही थी, तो मेरी हिंदी की कॉपी में मैम ने लिखा था, और ये मुझे मेरे पास अभी तक है, मेरे पास वो पेज भी है। मैम ने लिखा था, जीवन तुम्हारे लिए सदैव नए पथ का आगाज करता रहेगा यदि तुम दृढ़ता पूर्वक अपने लक्ष्य को पूरी निष्ठा के साथ प्राप्त करने का संकल्प लोगी। तुम्हारी शिक्षिका डॉक्टर सोनी पांडे। और ये पेज मुझे, ये लाइन मुझे तब भी जैसे गूज़बम्प्स देती थी, आज भी वो ऐसे ही दे रही है। तो मैम के साथ जो एक कनेक्शन है वो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। तो इस पॉडकास्ट का सिर्फ एक मोटो था कि हम बच्चों को हिंदी भाषा के प्रति जो जागरूकता है वो दे सकें, उनकी रुचि जो कहीं ना कहीं बंद होती चली जा रही है हिंदी भाषा के लिए, उसे और जागृत करें और बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में, साइंस में या इंग्लिश में ही स्कोप है। हिंदी भाषा ऐसी है जो हमारी मातृभाषा, जिसमें स्कोप्स हमेशा से थे और आगे कभी खत्म नहीं होंगे। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ पेरेंट के लिए स्पेशली, जैसा मैम ने बोला कि अपने ऐसा वातावरण दीजिए अपने बच्चों को कि वो हिंदी बोलने में गौरवशाली महसूस करें और खुल के उसका यूज कर सके। बस आज इस पॉडकास्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू।